गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान विषय में पृथ्वी और आकाश चैप्टर में शेष टॉपिक जो तारामंडल, छाया, ग्रहण और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं तारामंडल से। खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले किसी तारे के समूह को कहा जाता है। तारों का समूह आकाश में कुछ सुंदर आकृतियां बनाता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से हम तारामंडल कहते हैं। प्राचीन काल में इन तारामंडलों का नाम उनसे मिलती जुलती वस्तुओं के नाम पर रखा गया था, जैसे सिंह, मेष, मीन, सप्तऋषि, हंस, हाइड्रा, हरक्यूलिस इत्यादि। बहुत सारे तारामंडल हैं हमारे ब्रह्मांड में। अब तक ज्ञात जो तारामंडल की संख्या है वह 89 है। इसमें सबसे बड़ा जो तारामंडल है उसे हाइड्रा कहा जाता है। सेंटारस भी एक तारामंडल है, जिसमें खुद के अप्रॉक्सीमेटली 94 स्टार्स मतलब 94 तारे हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे तारामंडल हैं जो हमें आँख से दिखाई पड़ सकते हैं, या कुछ बहुत ज़्यादा दूरी होने के कारण हमें आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। लगभग 68 ऐसे तारे हैं जो हमें बिना किसी सहायता से आँखों से दिखाई पड़ सकते हैं। सप्तऋषि तारामंडल का नाम सुना होगा, जिसे ऊर्जा मेजर भी कहते हैं। उर्सा मेजर भी कहते हैं, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण तारामंडल है। इसमें अनेक तारे हैं, लेकिन सर्वाधिक 7 चमकदार तारे इस तारामंडल में सर्वाधिक 7 चमकदार तारे आसानी से दिखाई देते हैं, जो प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति बनाते हैं। सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। यह आसानी से इजली विजुअल होता है फागुन और चैत महीने में, जैसे बसंत ऋतु जिसको हम कहते हैं, उसमें आसानी से देखा जा सकता है। इसमें 4 तारे चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में होते हैं। इन तारों को काल्पनिक रेखाओं से मिलाने पर एक प्रश्न चिन्ह का आकार बनता है। इन तारों का नाम प्राचीन काल के 7 ऋषियों के नाम पर रखा गया था। अगर आगे के 2 तारों को जोड़ने वाली पंक्ति को सीधा उत्तर दिशा में बढ़ाएं तो यह ध्रुव तारे पर पहुंचती है, मतलब ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। इसे एक पतंग के आकार का भी माना जा सकता है, जो आकाश में किसी डोर के साथ, धागे के साथ उड़ रही हो। तो ये उसका कुछ आकार है, जिस आकार के साथ सप्तऋषि तारामंडल हमें दिखाई देता है, यह बहुत चर्चित रहता है। तारामंडल में उसके बाद जो काफ़ी पॉपुलर नाम हमें सुनाई देता है वह है ध्रुव तारा, जिसका नाम है बायर्ड नाम, मतलब कि साइंटिफिक जो नेम यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं अल्फा उर्सा माइनोरिस। ध्रुव मत्स्य तारामंडल का सबसे रोशन तारा है। यह पृथ्वी से दूरी जो है इसकी वह लगभग 434 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हालांकि पृथ्वी से यह एक तारा लगता है, लेकिन ध्रुव तारा अपने में एक तारामंडल है, मतलब बहुत सारे तारों का एक समूह है। यह उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित होता है, यानी दुनिया में अधिकतर जगहों से ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित प्रतीत होता है। इसी कारण प्रारंभिक समय में समुद्र या रेगिस्तान जैसे जगहों पर यात्रा करने वाले यात्री भी ध्रुव तारे का प्रयोग करते थे दिशा सूचक के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका छाया। छाया कहते किसे हैं?
छाया का बनना प्रकाश के सीधी रेखा में चलने का परिणाम है। यदि किसी प्रकाश स्रोत और एक पर्दे के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो वह प्रकाश जो वस्तु पर गिरता है पर्दे पर नहीं पहुंच पाता, अर्थात पर्दे के कुछ भाग पर प्रकाश नहीं पहुंचता। पर्दे के इस भाग को वस्तु की छाया कहते हैं, जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता। रात्रि के समय अगर आप ध्यान दें तो प्रकाश के कार्य करते समय यदि हम अपने हाथ को बल्ब के अधिक नीचे रखें तो उसकी स्पष्ट छाया हमें पृथ्वी पर दिखाई देगी। जैसे जैसे हम हाथ को पृथ्वी के अधिक पास लाते जाएंगे वैसे छाया छोटी होती जाएगी। इस हाथ रूपी अपारदर्शी रुकावट को जब हम बल्ब के पास लाते हैं तो छाया बड़ी और धुंधली हो जाती है। इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनता है उसी को हम छाया कहते हैं। सामान्यतः प्रकाश की सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश के निकट लाने पर छाया का आकार बढ़ता है, दूर होने पर छाया का आकार घटता है। छाया का बनना मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर कर सकता है। प्रकाश के स्रोत का विस्तार कितना है, अपारदर्शी वस्तु का विस्तार कितना है, तीसरा प्रकाश को छाया प्राप्त करने की जगह से प्रकाश स्रोत की दूरी एवं प्रकाश स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की दूरी कितनी है। इसी आधार पर छाया का निर्माण होता है और इसी आधार पे हम ग्रहण के बारे में भी, एक्लिप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ग्रहण हम जानते हैं कि ग्रहण अपने आप में एक खगोलीय अवस्था है जिसमें कोई खगोलीय पिंड जैसे ग्रह या उपग्रह किसी प्रकाश स्रोत मतलब सूर्य और दूसरे खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे प्रकाश का कुछ समय के लिए अवरोध उत्पन्न हो जाता है और इसी प्रक्रिया को हम ग्रहण कहते हैं या एक्लिप्स कहते हैं। सामान्यतः 2 प्रकार के ग्रहण के बारे में हम जनरली पढ़ते हैं या डिस्कस करते हैं, जिसमें एक मुख्य है सूर्य ग्रहण, दूसरा है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण के बारे में डिस्कस करते हैं। सूर्य ग्रहण, सूर्य एक तरह का तारा है जो ऊर्जा रिलीज करता है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीच में आ जाता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश बीच में ही चंद्रमा द्वारा रोक लिया जाता है और पृथ्वी को सूर्य का कुछ हिस्सा दिखना बंद हो जाता है। इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण के रूप में जानते हैं या सूर्य ग्रहण कहते हैं। जिस भाग में रहने वाले व्यक्ति सूर्य के किसी भाग को नहीं देख सकते वहाँ रात की तरह अंधेरा हो जाता है और तारे भी दिखाई देने लगते हैं। उस भाग के व्यक्तियों के लिए यह पूर्ण ग्रहण माना जाता है। पृथ्वी के शेष भाग में जहाँ प्राच्छाया नहीं पड़ती सूर्य आंशिक रूप से दिखाई देता है। अतः पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के समान भाग के लिए एक साथ नहीं हो सकता। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। कभी कभी चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है जिससे धरती पर एक साया सा फैल जाता है। इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण के रूप में जानते हैं। दिए गए चित्र में भी आप देख सकते हैं कि सूर्य के बाद ये चंद्रमा, यहाँ पे सूर्य की उपस्थिति बताई गई है। सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है वह चंद्रमा पर पड़ रहा है और चंद्रमा की उपस्थिति के कारण ये जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ना चाहिए, वो नहीं पड़ रहा। तो प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण पृथ्वी का वह भाग
आच्छादित होता है, छाया जहाँ पे रहती है, तो वहाँ पे सूर्य ग्रहण होता है। अब यह पूर्ण भी हो सकता है या आंशिक हो सकता है, यह डिपेंड करता है कंडीशंस पे। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब परिक्रमा करते हुए कभी कभी चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। मतलब कि सूर्य से आने वाला जो ऊर्जा है या प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ता है, पृथ्वी से होकर चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। चूँकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, अतः पृथ्वी की छाया के कारण वह प्रकाशित नहीं हो पाता। इस प्रकार जितने भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ती है वह भाग दिखाई नहीं देता, शेष भाग दिखाई देता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि पूर्ण चंद्रमा ही लुप्त हो जाता है। इस स्थिति को हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णमासी के दिन पड़ता है, जब तीनों ही ग्रह एक तल में हो जाते हैं। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि सूर्य से निकलने वाला प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है और पृथ्वी के कारण जो प्रकाश चंद्रमा तक जाना चाहिए था वो अवरोधित हो गया। तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का प्रभाव और उस प्रभाव के कारण जो इफेक्ट क्रिएट होता है उस इफेक्ट को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, जिसमें चंद्रमा पूर्ण या आंशिक रूप से नहीं दिखाई देता। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे विचार हैं। जैव विकास भी अपने आप में एक मुख्य विषय है इस प्रक्रिया को समझने का। लेकिन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की अवधारणाओं को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी हैं। उन कंट्रोवर्सीज के बीच कुछ ऐसे मुख्य कारक हैं जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें सर्वप्रथम हम यह मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का प्रमुख कारण सूर्य से उसकी दूरी है। पृथ्वी सूर्य से इतनी दूर है कि यहाँ की गर्मी पृथ्वी पर समस्त जल से पृथ्वी पर उपस्थित सभी जल का भाप नहीं बना पाती। न ही सूर्य की गर्मी के अभाव में बर्फ बनकर जम पाता है। मतलब कि एक मॉडेस्ट कंडीशन बनी रहती है। हमारा ग्रह सूर्य से इतनी कि बैलेंस दूरी पर है कि यहाँ पानी तरल अवस्था में भी उपस्थित है। और हम जानते हैं कि जल जीवन की उत्पत्ति का मूल आधार है। पृथ्वी पर जल का अथाह भंडार है। समुद्र, नदियाँ, झील, झरने इत्यादि जल के कारण पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। सर्वप्रथम जल में ही अमीनो अम्ल जैसे जैविक अणु निर्मित हुए जिन्होंने जीवित कोशिकाएं बनाई और उन्हीं कोशिकाओं से पृथ्वी पर जीवन का विकास संभव हुआ। तो पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी है और उस दूरी के कारण पृथ्वी पर उपस्थित जो जल है वह भी जीवन की उत्पत्ति का एक प्रमुख कारक है। अमेरिका के जीव वैज्ञानिक स्टैनले लॉयड मिलर ने भी एक खोज द्वारा बताने का प्रयास किया कि कैसे जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। उन्होंने एक आसान से प्रयोग के तहत हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और जल वाष्प का मिश्रण तैयार करके उसे जीवाणु रहित गैस कंटेनर से गुजरने का मौका दिया। इस बीच इन गैसों को विद्युत ऊर्जा दी गई। मतलब कि ठंडा तूफान, नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर आने वाले जो तूफान थे भयंकर रूप से शुरुआती समय में, उस प्रकार की कंडीशन बनाई गई। और विभिन्न प्रकार की गैसें तो हमारे वातावरण में पहले से ही मौजूद है। तो लैबोरेटरीज में एक प्राकृतिक व्यवस्था बनाई गई प्राचीन काल में। उनकी यह कल्पना जीवन के प्रारंभ के वक्त मौजूद वातावरण पर आधारित थी। नतीजा भी बड़ा चमत्कारिक निकला। मिश्रण द्रव्य भूरे रंग का हो गया
तथा उसमें अमीनो एसिड पाया गया जो प्रोटीन के मूल निर्माण के तत्व होते हैं। मतलब कि अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन जीवन का प्रमुख तत्व है। बाद में न्यूक्लिक एसिड भी इसी तरह बनाया गया या पाया गया। यह एसिड आनुवंशिक सूचनाएं एकत्र करके उनका रूपांतरण का कार्य करती हैं। मतलब कि इस प्रकार के प्रयोगों से यह सुनिश्चित किया गया कि प्रारंभिक समय में जो भी वातावरण उपस्थित था, जो भी गैसीय वातावरण उपस्थित था या जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, उन कंडीशंस ने अपने आप जल वाष्प की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में जीवों का निर्माण संभव किया। डार्विन ने भी जैव विकास के संदर्भ में या जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अपनी बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। मान्यता है, उनकी भी मान्यता थी कि प्रारंभिक स्वरूपों से ही जटिल प्राणियों में, मीन्स वर्तमान में जो जटिल प्राणी मौजूद हैं उनकी किस्में उत्पन्न हुई हैं। उनमें सुधार मूलतः प्राकृतिक परिवर्तनों के माध्यम से ही होता है और यह एक स्टेप वाइज और स्लो प्रोसेस है, मतलब कि धीरे धीरे होता रहता है। जैसे डार्विन ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए, उनमें से एक एग्जाम्पल है, एक कीट का एग्जाम्पल मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो विभिन्न रंग के पाए जाते थे, कुछ लाल कुछ हरे। तो डार्विन ने ये बताया कि भाई धीरे धीरे जटिल प्राणियों का निर्माण हुआ तो कठोर जो हो पाए, जो बदलती वातावरण के अनुसार अपने आप में परिवर्तन की क्षमता रखते थे, वही प्राणी आगे की मतलब सरवाइव कर पाएँ या उनकी ही प्रजातियां आगे सरवाइव कर पाईं। और जिन्होंने बदलते वातावरण के साथ अपने आप को बदलने का हुनर नहीं दिखाया, वह जातियां समाप्त हो गईं। जैसे लाल और हरे रंग के कीड़ों की ही अगर हम तुलना करें, एक छोटे स्वरूप में देखा जाए, तो लाल रंग के कीड़े आसानी से किसी भी जीव जंतु को दिख जाते थे, मतलब उनके द्वारा जिनका वो भक्षण बनते थे, जिनका वो भोजन बनते थे, उनको दिख जाते थे। और हरे रंग के जो कीट थे वह अपनी शारीरिक मतलब कह सकते हैं रंग के कारण आसानी से घास फूस और पत्तों में छिप जाते थे। मतलब कि जो डेथ रेट थी वह लाल रंग के कीटों की ज़्यादा थी और ग्रीन रंग के, हरे रंग के कीटों की कम थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि लाल रंग के कीट समाप्त होने लगे और हरे रंग के कीटों की संख्या या प्रजातियां या उनके कह सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने लगी। और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद यह पाया गया कि सिर्फ और सिर्फ हरे रंग के कीट पाए जाने लगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मीन्स शारीरिक क्षमता, एक शरीर का रंग जो एक प्रजाति को विकसित होने का मौका दे दिया और दूसरे प्रजाति को समाप्त होने के कगार पे ला दिया। कभी कभी ऐसा है कि दो प्रजातियां एक साथ आपस में कहीं एक अपना घरौंदा या कुछ घर बना के सरवाइव कर रही हैं, रह रही हैं, तभी कोई जानवरों का दल गुजरा, एक समष्टि, एक प्रजाति की जो कॉलोनी है उसको रौंदते हुए चला गया, दूसरी प्रजाति बच गई। तो ये तो लक बाई चांस की बात है कि प्राकृतिक रूप से एक प्रजाति समाप्त हो गई और एक प्रजाति बच गई। तो जो बच गई अब वो अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएगी और अगर उस बढ़ती पॉपुलेशन के साथ उनमें कुछ अनुकूलन हुआ या बदलते वातावरण के साथ बदलाव करने की कोई क्षमता बनी, तब वह सरवाइव करेंगे आगे, अन्यथा वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो डार्विन की अपनी मान्यता थी। और भी इससे रिलेटेड लैमार्क का भी सिद्धांत था। आप लोगों ने वो जिराफ की गर्दन के बारे में कुछ सुना होगा कि जिराफ की गर्दन पहले सामान्य थी, पैर सामान्य हुआ करते थे, लेकिन प्राकृतिक दशाओं में होने वाले बदलाव के कारण धीरे धीरे जिराफ की गर्दन बड़ी हो गई लैमार्क के अनुसार। खैर इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, लेकिन यह भी जैव विकास या जीवों की नए प्रजातियों की उत्पत्ति से संबंधित एक विचारधारा थी। धूमकेतुओं की पूंछ का अध्ययन करने पर उसमें कार्बन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन अणुओं का अस्तित्व का पता चला। ये अणु जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक कड़ियों के निर्माण में सहायक हो सकते थे। अतः कुछ वैज्ञानिकों ने संकेत दिया कि पृथ्वी पर जीवन के बीज धूमकेतुओं द्वारा बाह्य अंतरिक्ष से लाए गए। ऐसा नॉर्मली संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ और विचारधाराएं भी हैं जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो फैसिलिटेट करती हैं पृथ्वी पर जीवन को।
पहला यह जो हम लोगों ने जल के बारे में डिस्कस किया, विभिन्न वैज्ञानिकों के बारे में डिस्कस किया, और कुछ सामान्य सी बातें जैसे ब्रह्मांड में एक साधारण सी घटना है आकाशीय पिंडों का आपस में टकराना। तो ब्रह्मांड में छोटे छोटे पत्थर घूमते रहते हैं, कुछ धूमकेतु हैं, कुछ उल्का पिंड हैं, फिर ग्रह हैं जो आपस में टकराते रहते थे। तो पृथ्वी से अछूती कैसे रह सकती, पृथ्वी में भी टक्कर हुआ। तो ऐसा माना गया, ऐसा बताया जाता है कि बहुत समय पहले हमारे आकाशगंगा में भी टक्कर हुए, पृथ्वी में भी एक बहुत बड़े आकार का उल्का पिंड जो है टकराया, और जिसकी वजह से पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी से अलग हो गया। लेकिन धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो टुकड़ा अपने आप में इकट्ठा होते होते और एक अलग कह सकते हैं ग्रह टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, जिसे हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं, या पृथ्वी के कह सकते हैं चंद्रमा के रूप में उसे जाना जाता है। और पृथ्वी और चंद्रमा का जो आपसी गुरुत्वाकर्षण का जो संतुलन है, उससे पृथ्वी अपनी आकाशगंगा की एक ऐसे विशिष्ट स्थिति में पहुंच गई जहाँ पे जीवन के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण हो सके। मतलब कि कम से कम टक्कर हो, कम से कम जो है आपस में कह सकते हैं कि ग्रहों का टकराव हो सके। तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के जो संतुलन है, उस संतुलन के कारण स्थिति अपनी जो है वो बैलेंस कर पाई। यह भी एक कारक हो सकता है। ये सब अनुमान की बातें हैं, लेकिन चूँकि तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाए जाते हैं वैज्ञानिक, तो जीवन की उत्पत्ति में ये सहायक हो सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं हैं जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को जस्टिफाई करती हैं या जीवन की उत्पत्ति की अवधारणा को समझाने का प्रयास करती हैं। इस टॉपिक्स में या इस चैप्टर्स में जो कुछ भी था वो लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।